बच्चों नमस्कार। देखिए, हमारा पिछली क्लास में भी टॉपिक यही चल रहा था कि मशीन का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और मशीन की मेंटेनेंस के बारे में। इसके बारे में पिछली क्लास हमारी चली थी। हमारा कुछ चीज रह गई थी, उसमें एक टॉपिक रह गया था कि मशीनों की ओवरहालिंग के विषय में। तो ये हम लोग पहले मशीनों की ओवरहालिंग कैसे की जाती है, क्यों आवश्यक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। उसके बाद पूरा एक बार फिर से रिवीजन कर डालेंगे, पूरा की इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कितने प्रकार का होता है और मेंटेनेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस है ना, कौन कौन सी बातें मेंटेनेंस करते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब चीजें अभी हम लोग फिर शॉर्ट में एक ये ओवरहालिंग के बाद फिर से पढ़ लेंगे। तो अब हम लोग चालू करते हैं कि मशीन की ओवरहालिंग ऑफ मशीन, क्योंकि मेंटेनेंस में ये भी आवश्यक है कि मशीन की ओवरहालिंग करना भी आना चाहिए, है ना। और ओवरहालिंग क्यों की जाती है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखिए, मशीन को हल्की, स्मूथ व बिना आवाज की चलाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निश्चित अवधि के उपरांत मशीनों के सभी मुख्य पार्ट्स जो हैं उनको खोलकर उनकी ओवरहालिंग की जाए। ओवरहालिंग के लिए मशीन पार्ट्स को मिट्टी के तेल या किसी अन्य माध्यमों से उसको धो लिया जाता है। धोकर साफ करने के पश्चात उस पर तेल आदि लगाकर दोबारा फिट कर लिया जाता है। तो ये हो गया मशीनों की ओवरहालिंग। फिर से सुन लो, मशीनों की ओवरहालिंग क्या होता है कि ओवरहालिंग ऑफ मशीन क्या होता है, मशीनें हल्की चलें, स्मूथ चलें और बिना आवाज की मशीनें चलें, इसके लिए मशीन ओवरहालिंग की जाती है। तो इसके लिए क्या है, एक कोई निश्चित समय या अवधि बना ली जाती है कि किस समय पे किस मशीन की ओवरहालिंग करनी है। तो एक निश्चित अवधि के बाद मशीन के सभी पार्ट्स जो हैं उनको खोल लिया जाता है। खोलने के बाद उनको मिट्टी के तेल या किसी अन्य माध्यम से, तेल हो गया, डीजल हो गया, या किसी अन्य माध्यमों से उन पार्ट्स को अच्छी तरीके से धो लेते हैं। धोकर साफ कर लिया। साफ करने के बाद फिर उसमें ऑयलिंग वगैरह लगाकर और उस पार्ट्स को फिट कर दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। तो ये जो क्रिया होती है वो मशीनों की ओवरहालिंग कहलाती है। अब ओवरहालिंग के लिए कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि ओवरहालिंग के लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती है। अब पहला आता है खोलना, माने डिसमेंटलिंग। खोलने के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, देखिए मशीन पार्ट्स को हमें खोलने से पहले उसके बारे में सभी प्रकार की जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके लिए हमें उचित टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक, अब क्या होता है, हम पार्ट्स तो खोल देते हैं, मशीन के पार्ट्स खोल के रख दिए, लेकिन जब हमें असेंबल करना हुआ तो हमें समस्या आ गई कि हम कौन सा पार्ट्स, ये पार्ट्स कहां लगा हुआ था, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पार्ट्स खोल रहे हैं वो पार्ट्स कहां लगा हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके लिए क्या होता है, या तो मशीन के पैनल में ही एक छपा हुआ, प्रिंट किया हुआ एक ग्राफ बना होता है, ठीक है ना। उस ग्राफ में पूरा असेंबल करता हुआ दिखाया जाता है कि ये पार्ट्स कैसे असेंबल है, इस पार्ट्स में कौन कौन से छोटे छोटे पार्ट्स लगे हुए हैं। ठीक, या तो छपा हुआ है, या अगर मान लीजिए प्रिंटेड नहीं है तो क्या करना चाहिए, हम जो भी पार्ट्स मशीन से खोल रहे हैं उस पे मार्क कर लेना चाहिए। जैसे हमने कोई पार्ट्स है तो हमने ये पुर्जा निकाला तो उसमें लिख लो ए, बगल में बी, सी, या कोई नंबरिंग करते हुए तो उसमें पैनल में भी 1 लिखा और 1 पार्ट्स में लिख दिया।
टू पैनल्स में जहां पे लगा है पैनल पे जो चीज हमने पार्ट्स निकाली उस पे भी 2 लिख दिया और फिर पार्ट्स में 2 लिख दिया। फिर क्या है, फिर हम आराम से निकाल लें, आराम से खूब कस के उसको निकालने के लिए पार्ट्स को निकालना चाहिए और एक तसले में रख लेना चाहिए। वो एक कोई तसला ले लो, उसमें उस पार्ट्स को अच्छी तरीके से रखकर खूब बढ़िया तरीके से धो लेना चाहिए, धोकर साफ कर लेना चाहिए। साफ करने के बाद उस पार्ट्स की मैचिंग करनी चाहिए। हमें पता रहता है कि 1 नंबर कहाँ ये लगा है पैनल में, 1 पार्ट्स निकाला 1 नंबर पे लगा दिया, 2 किधर है 2 निकाला 2 पे लगा दिया। तो ये हमें मार्किंग जरूर करनी चाहिए, इन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात आता है कि उचित टूल्स का ही प्रयोग करना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि लोग जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि जो भी मिला, अब कोई हमें स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, स्क्रू ड्राइवर की जगह हमें कोई भी चीज मिल गई तो हम क्या करते हैं उसी से खोलने लगते हैं। तो ये कार्य नहीं करना चाहिए। जो जिस साइज का हमारा बोल्ट है उसी साइज का स्पेनर यूज करना चाहिए। बड़े क्या कर देते हैं, बहुत जुगाड़ का काम क्या करते हैं कि स्पेनर लगाया बड़ा 14 नंबर लगना है, 14 की जगह 15 नंबर लगा दिया, ठीक, और उसमें क्या है कोई पैकिंग डाल दी और उसको खोल दिया। तो ये नहीं करना चाहिए। जिस नंबर का बोल्ट है उसी साइज का ही हमें स्पेनर यूज करना चाहिए। स्क्रू को खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए, है ना। और ये सब खोलकर हमने बताया एक ट्रे में रखना चाहिए। फिर से एक बार देख लो, खोलना माने डिसमेंटलिंग। मशीन पार्ट्स को खोलने से पहले उसके बारे में सभी प्रकार की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसा अभी हमने बताया कि सभी प्रकार की जानकारी माने कौन सा पार्ट्स कहाँ का है, ये हमें जानकारी ले लेनी चाहिए। इसके बाद उचित टूल्स का प्रयोग करके ही उचित टूल्स का प्रयोग करके ही मशीन के पार्ट्स को खोलना चाहिए। दो जुड़े हुए पार्ट्स को खोलने के लिए छपे हुए या अपने द्वारा लगाए गए चिन्हों को ध्यान में रखते हुए पार्ट्स को खोलना चाहिए और खोलने के बाद उसी मार्किंग के हिसाब से पार्ट्स को असेंबल कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है उसको असेंबल करने में कोई कठिनाई नहीं आती है और खोले गए पार्ट्स एवं नट बोल्ट को एक अलग ट्रे में रख लेना चाहिए। तो ये खोलने का हुआ कि डिसमेंटलिंग कैसे की जाती है। तो ये एक तरीका हुआ कि खोलने के बाद एक ट्रे में रखो, जिस पार्ट्स को खोलना है उसी के साइज का ही टूल्स प्रयोग करो और खोलने से पहले हम उस पैनल पर और पार्ट्स पर मार्किंग कर लें और उस चाप को खोल लें, ठीक है ना। तो ये हो गया पहला हमारा खोलना या डिसमेंटलिंग के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो मशीन को खोलने के बाद दूसरा आता है धोना या साफ करना, माने क्लीनिंग। हमने बताया पहले कि खोलने के पश्चात क्या करना पड़ता है, पार्ट्स को खोल लिया, उसके बाद एक तसले में सारे पार्ट्स को रख लिया जाता है, ठीक। फिर क्या होता है धोना या साफ करना, क्लीनिंग, माने मशीन पार्ट्स को खोलने के पश्चात फिर उस पर मिट्टी के तेल में, उस तसले में मिट्टी का तेल भर दिया जाता है और फिर क्या किया जाता है ब्रश लेकर हर प्रत्येक पार्ट्स को अच्छी तरीके से मिट्टी के तेल में डुबो कर साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद उसको कपड़े से पोंछकर एक दूसरे बर्तन में या तसले में रख दिया जाता है, ठीक। तो ये हो गया हमें क्लीनिंग करना, कैसे धोया जाता है और साफ करके कैसे रखा जाता है। फिर तीसरा आता है निरीक्षण करना, माने इंस्पेक्शन, ठीक है ना। इंस्पेक्शन क्या होता है कि पार्ट्स को हमने साफ कर लिया, फिर इसके बाद हमें पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना होता है। तो पार्ट्स को साफ करने के पश्चात उसे एक एक पार्ट्स को चेक कर लेते हैं कि उसमें पार्ट्स में किसी प्रकार की कोई खराबी तो नहीं है या कोई पार्ट जो है वो क्रैक तो नहीं हो गया है ना। ये सारी चीजें हम उस पर चेक कर लेते हैं। अगर हमें आवश्यकता हुई तो उस पार्ट्स को हम बदल देते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा निरीक्षण करने का तरीका।
फिर नेक्स्ट आता है तेल लगाना। निरीक्षण कर लिया हमने, सब देख लिया कि उसमें अगर कोई कमी है तो बदल दिया, नहीं कमी है तो उसको साफ करके रख दिया। ठीक, उसके बाद ऑयलिंग आता है, तेल लगाना। तो चेकिंग करने के पश्चात फिर पार्ट्स पर उचित ग्रेड का तेल या ऑयल लगाकर उसको असेंबली के लिए तैयार कर लेते हैं। फिर से देख लो, पहला था ओपनिंग माने मशीन को खोलना, खोलने के बाद दूसरा पढ़ते हैं धोना या साफ करना अर्थात क्लीनिंग। मशीन पार्ट्स को खोलने के पश्चात सामान्यतः उसे तसले में रखा हुआ है, उस तसले में मिट्टी का तेल भर देते हैं और फिर प्रत्येक पार्ट्स को ब्रश के माध्यम से धोते साफ कर लेते हैं। साफ करने के पश्चात कपड़े से पोंछकर एक दूसरे बर्तन में उसको रखते जाते हैं। फिर तीसरा पॉइंट आता है निरीक्षण करना माने इंस्पेक्शन। पार्ट्स को साफ करने के पश्चात उसे एक एक पार्ट्स को हम निगाहों से चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किसी प्रकार की उस पार्ट्स में कोई खराबी तो नहीं है, कोई क्रैक पार्ट्स तो नहीं हो गया, चटक तो नहीं गया, डैमेज तो नहीं हो गया। तो उसी प्रत्येक पार्ट्स को हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। यदि अगर कोई पार्ट्स में हमें लगता है कि इस पार्ट्स में कमी है तो उसको बदलकर एक नया पार्ट्स हम लगा देते हैं। उसके बाद रखने के बाद उस पार्ट्स को बदल देते हैं ना, निकाल के पार्ट्स को बदल देते हैं। फिर इसके बाद आता है तेल लगाना माने ऑयलिंग। चेकिंग करने के पश्चात प्रत्येक पार्ट्स पर उचित ग्रेड का तेल लगाकर और असेंबलिंग के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा निरीक्षण करना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अब पढ़ते हैं असेंबल करना, कैसे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है। पहले हम लोगों ने सीखा क्या है कि कैसे खोला जाता है, मशीन से पार्ट्स को कैसे खोला जाता है। ठीक, फिर उसके बाद पढ़ा कि कैसे धोकर उसको साफ किया जाता है ना। तीसरा पढ़ा कि इंस्पेक्शन कैसे करते हैं, पार्ट्स का प्रत्येक पार्ट्स का इंस्पेक्शन करना चाहिए, वो कैसे किया जाता है। फिर नेक्स्ट पढ़ा कि ऑयलिंग, पार्ट्स पर ऑयलिंग लगा देनी चाहिए, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं असेंबल करना माने असेंबलिंग। देखिए असेंबलिंग क्या होता है, पार्ट्स को साफ एवं ऑयलिंग करने के पश्चात उसे मशीन के उसी स्थान पर फिट करने के लिए बड़े विवेक, बुद्धि या हम कह सकते हैं इफिशिएंसी या दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः पार्ट्स को जोड़ते समय अपने द्वारा या पूर्व में लगे निशानों, हमने बताया पहले भी, या तो आप देखोगे जहां जहां पे पैनल या पार्ट्स वगैरह लगे होते हैं वहां पे उसका एक चार्ट टाइप का चिपका देते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं लगा है तो हमने तरीका बताया कि उस पर मार्क कर लेते हैं, जो पार्ट्स हम जहां से निकालें उस पर मार्क कर लें, जिससे हम वो पार्ट्स उसी स्थान पर लगा सके। तो निशानों को ध्यान में रखकर ही फिट करना चाहिए। पार्ट्स फिट करते समय अधिक बल से हैमर पर से चोट नहीं मारनी चाहिए, ठीक है ना। पार्ट्स को फिट करें सेटिंग करते समय पहली बात तो हैमर कौन सा होना चाहिए, नायलॉन हैमर होना चाहिए। पार्ट्स वगैरह को सेट करना है नायलॉन हैमर का उपयोग करके ही पार्ट्स को मशीन पर असेंबल करते समय सेट करना चाहिए, जिससे पार्ट्स कोई भी उसमें स्पॉट ना हो। प्रत्येक पार्ट्स को फिट करने के बाद उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो जो पार्ट्स है वो सही स्थिति पे फिट हो गया है या नहीं। तो ये तरीका होता है। फिर से एक बार पढ़ लो, असेंबल करना माने असेंबलिंग। असेंबलिंग क्या होती है, पार्ट्स को साफ एवं ऑयलिंग करने के पश्चात उसे मशीन के उसी स्थान पर फिट करने के लिए बड़े बुद्धिमत्ता एवं दक्षता की आवश्यकता होती है। अतः पार्ट्स को जोड़ते समय या पार्ट्स को फिट करते समय अपने द्वारा जो मार्किंग की है या
पूर्व में लगे जो निशान है अर्थात मशीन पे जो निशान लगे हैं उनको ध्यान में रखकर ही पार्ट्स को फिट करना चाहिए। पार्ट्स फिट करते समय अधिक बल से हैमर का प्रयोग नहीं करना चाहिए अर्थात पार्ट्स को फिट करते समय नायलॉन के हैमर का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पार्ट्स में किसी भी प्रकार का स्पॉट ना होवे तथा प्रत्येक पार्ट्स को फिट करने के बाद उसे चेक कर लेना चाहिए कि वो सही स्थान पर फिट हो गया है या नहीं, है ना, या नहीं। तो अब हम लोगों ने ये पढ़ा असेंबलिंग के बारे में। अब हम लोग एक बार शॉर्ट में इसका पूरा जो टॉपिक है इस टॉपिक के बारे में शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके बारे में। मशीन की स्थापना एवं मेंटेनेंस माने इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस के बारे में शॉर्ट में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो अब चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है कि हम मशीनों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे, माने इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन क्या होती है। तो इसका एक छोटा सा परिचय क्या है कि मशीनों को स्थापित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी मशीन है तो मशीन का बेस या आधार जो है वो फर्श की सतह से स्थापित रहे, ठीक है ना, जिससे हम मशीन पर कोई जॉब को हम लगाकर मजबूती से बांधें तो और उस पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करें तो किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो अर्थात भली भांति वो ऑपरेशन किए जा सके। इसलिए मशीनों की स्थापना करते समय कुछ निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। नंबर वन क्या है? खोलना। माने अनपैकिंग। पहला खोलना या अनपैकिंग माने पैकिंग खोलना। तो सबसे पहले क्या होती है, मशीन हमारे यहाँ आती है तो क्या करते हैं वो लोग या तो कोरियर के माध्यम से, हमारे पास एक कैटलॉग आती है मशीनों के बारे में पूरी उसकी जानकारी होती है, तो कैटलॉग या तो कोरियर के माध्यम से आ जाती है। अगर कोरियर के माध्यम से नहीं आई तो कुछ कभी कभी क्या होता है मशीनों के साथ ही उसकी किताबें या कैटलॉग रखी जाती है। तो क्या होता है, मान लीजिए मशीन की हमारी पैकिंग है तो उसकी पैकिंग क्या होता है, मशीन की कैसे पैक होता है, उसमें एक बॉक्स नुमा बना देते हैं अर्थात लकड़ी का एक फ्रेम टाइप का बना दिया जाता है। फिर उस लकड़ी का फ्रेम क्या होता है, जब हम लकड़ी के फ्रेम को हटाएंगे, लकड़ियों को हटाएंगे, फ्रेम को हटाएंगे तो क्या होता है उसके अंदर जो है वो कैटलॉग या पुस्तकें रखी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम पैकिंग खोल रहे हैं, मशीन को खोल रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस कैटलॉग के बारे में, कैटलॉग से अच्छी तरह से उसका स्टडी कर लेना चाहिए, किताब का स्टडी कर लेना चाहिए कि पैकिंग खोलने से पहले हमें क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों का पालन करने के पश्चात ही हमें मशीन को बाहर निकालना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले पैकिंग खोलने से पहले हमें उसके निर्देश के अनुसार ही पैकिंग खोलनी चाहिए। फिर दूसरा आता है, ये आ गया पहला। दूसरा आता है मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण करना। मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण। ठीक है, मशीनों तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण करना। अब हमने पैकिंग खोल दिया, उसके दिशा निर्देश के अनुसार हमने उस पैकिंग को खोल दिया, ठीक है ना। अब पैकिंग खोलने के बाद हमें क्या करना है, मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण करना। सिर्फ पैकिंग हटाई तो सबसे पहले हमें अपनी निगाहों से ये देखना है कि मशीन के साथ जो सहायक माने संलग्नियां माने एसेसरीज
जो मशीन के साथ एसेसरीज आई हुई है या मशीन के जो पार्ट्स हैं उनको पहले हमें गौर से देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि मशीन को लोडिंग अनलोडिंग करते समय मशीन का कोई पार्ट्स दब गया है या कोई पार्ट्स डैमेज हो गया है, टेढ़ा हो गया है। अगर हो गया है तो सबसे पहले जहां से हमारी कंपनी आई है, जहां से ये मशीन जिस कंपनी से आई है, तो सबसे पहले उससे संबंधित अधिकारी को हमें सूचित करना चाहिए कि हमारा कौन सा पार्ट डैमेज हो गया। ये कंप्लेन सबसे पहले करनी चाहिए। उसके बाद एक और टूल्स जो आते हैं मशीनों के साथ जो जो टूल्स आए हुए हैं उनकी एक लिस्ट को भी तैयार कर लेना चाहिए। तो ये तरीका है पहले मशीन खोलना, दूसरा मशीन तथा उसके साथ आए एसेसरीज को अच्छी तरह निरीक्षण या चेक करना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा काम क्या करना चाहिए? तीसरा होता है लटकाना, माने स्लिंगिंग, है ना, स्लिंगिंग। स्लिंगिंग लटकाना क्या होता है? देखिए, अब हमने पैकिंग खोल दी, पैकिंग खोलने के बाद पार्ट्स का हमने निरीक्षण कर लिया। अब मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना है, अर्थात जहां पर हमें मशीन को शिफ्ट करना है या लगाना है हमें मशीन, तो वहां तक हम ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या है, हम चैन होस्ट का प्रयोग करते हैं, जिसको चैन पुली कहते हैं, या रोप होस्ट का प्रयोग करके हम मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। इस कार्य के लिए क्या होता है, इसके लिए भी सबसे पहले हमें मशीन के साथ जो कैटलॉग आई है ना, या पुस्तक आई है, उसका अध्ययन करना चाहिए। फिर उसके निर्देशानुसार ही कि हम मशीन को हमें कहां से उठाना है, ये उसके निर्देश के अनुसार ही मशीन को वहीं से उठाना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें निर्देश नहीं दिया है तो मशीन के गुरुत्वाकेंद्र को मानकर, है ना, मशीन के गुरुत्वाकेंद्र अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मानकर ही, ध्यान में रखकर ही मशीन को उठाकर और दूसरी जगह जहां स्थापित करना है वहां स्थापित करना चाहिए। ठीक है ना। अगर कहीं मान लीजिए हमारा मशीन का बैलेंस बिगड़ गया, अगर आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पकड़ी या मशीन के जो निर्देश है उनमें कहीं दे रखा है कि यहाँ पे हुक लगाए, इस जगह से मशीन को उठाइए, वहां से आपने नहीं उठाया, तो क्या होगा, मशीन आपकी बैलेंस उसका मशीन का बिगड़ सकता है और मशीन गिर सकती है, टूट सकती है। तो इन चीजों से बचने के लिए उनकी निर्देश के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। अगर निर्देश नहीं दिया है तो हमने बताया मशीन के गुरुत्व केंद्र को ध्यान में रखकर अर्थात सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ध्यान में रखकर ही मशीन को उठाना चाहिए। ठीक, तो ये 3 बातें हो गई। और चौथी बात ध्यान रखनी चाहिए हमें, नंबर 4 लिखो, नंबर 4 स्थापना तथा लेबलिंग करना। स्थापना तथा लेबलिंग करना। ठीक, अब मशीन हमारी जिस स्थान पर लगनी है वहां तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना होता है, तो देखो मशीन को स्थापित करने से पहले हमें यह देखना चाहिए कि मशीन का साइज क्या है, उसका शेप या आकार कैसा बना हुआ है। दूसरी बात, मशीन को जहां से हम ऑपरेट करेंगे तो मशीन के चलाने की दिशा और प्रकाश वगैरह, रोशनी वगैरह का प्रबंध है वहां पर कि नहीं है। ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मशीन का इंस्टॉलेशन किया जाता है। इसके साथ साथ फिर उसके बाद उसकी लेबलिंग करनी चाहिए। लेबलिंग करने के लिए क्या है, स्पिरिट लेबल का प्रयोग किया जाता है, ट्राई स्क्वायर हो गए या लेबलिंग की वे हो गया, बोल्ट स्क्रू वगैरह हो गए। इन सभी चीजों की सहायता से मशीन की लेबलिंग कर ली जाती है। ठीक, अब मशीन की लेबलिंग के लिए एक और भी चीज क्या होता है, सबसे पहले क्या हमने बताया कि मशीन के बारे में वो जानकारी दे देते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा बेस होता है, जो फर्श है, हमारी फर्श से 2 या 3 इंच, अगर बड़ी मशीन है तो 2 या
3 इंच ऊपर एक फुटपाथ टाइप का हम बना लेते हैं मशीन के साइज के अनुसार, कि मशीन का हमारा साइज क्या है उसके अनुसार एक फुटपाथ टाइप का फर्श से 2 या 3 इंच ऊपर बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसी को कंक्रीट और सीमेंट वगैरह लगाकर, तो क्या होता है कंक्रीट और सीमेंट में जो फाउंडेशन बोल्ट होते हैं उनको भी हम जमवा देते हैं। मशीन का साइज आ जाता है कि मशीन का जो होल है हमारा या स्लॉट बना हुआ है, तो एक साइड से दूसरे साइड में कितनी दूरी पे स्लॉट या होल बना हुआ है, फिर इधर चौड़ाई में किधर होल है, चारों तरफ के वो साइज दे देते हैं। तो वहां पर हम फाउंडेशन बोल्ट लगवा देते हैं, सीमेंट और कंक्रीट में जमवा देते हैं। फिर क्या होता है, फिर जब मशीन आती है तो उस फाउंडेशन बोल्ट के ऊपर ही मशीन को रख दिया जाता है और नट के द्वारा टाइट कर लिया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मशीन की लेबलिंग भी देखनी चाहिए कि मशीन की लेबलिंग है, ऐसा तो नहीं मशीन हमारी टेपर है, डिसबैलेंस है ना, कहीं टेपर है तो क्या होगा, जॉब हम बनाएंगे वो एक्यूरेसी में नहीं आएंगे। तो इसलिए मशीन की लेबलिंग करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए मशीन के साथ हमने बताया फाउंडेशन बोल्ट लगा देते हैं, फाउंडेशन बोल्ट के साथ मशीन को कस देते हैं। तो इस प्रकार ये मशीन की स्थापना और लेबलिंग कर ली जाती है। इसके बाद अब हमारा ये हो गया मशीन के इंस्टॉलेशन के बारे में, कि मशीन के इंस्टॉलेशन के बारे में 4 चीजें मेन ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले पैकिंग खोलना, माने अनपैकिंग, मशीन कैसे पैकिंग खोलनी है तो उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। कैटलॉग से हम पहले समझ लें कैसे मशीन खोलनी है। इंस्टॉलेशन के समय ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, ये नहीं कि बस पैकिंग खोल दिया और लगा दिया ना, सिस्टमैटिक चलोगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आई। तो सबसे पहले पैकिंग खोलो, तो उसके पहले हम उसके दिशा निर्देशों को कैटलॉग में जरूर पढ़ें। दूसरा, मशीन तथा सहायक संलग्नियों का निरीक्षण, अर्थात मशीन के जो पार्ट्स वगैरह आती हैं, लोडिंग अनलोडिंग में कोई पार्ट्स हमारा या आने जाने में कोई पार्ट्स डैमेज तो नहीं हो गया है, तो इसके बारे में हमें ध्यान से निरीक्षण करना चाहिए। कोई एसेसरीज हमारी डैमेज तो नहीं है, अगर है तो हमें तुरंत जहां से मशीन आई है उस संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए। तीसरा हमने पढ़ा लटकाना, माने स्लिंगिंग, कि जब हम उसको चैन होस से मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन को हमें कहां से पकड़कर उठाना है ना, उसके निर्देश के अनुसार, जो कैटलॉग में दिशा निर्देश है उसके अनुसार ही मशीन को हमें उठाना चाहिए। अगर उसने नहीं दे रखा है तो हमने बताया सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आधार मानकर ही मशीन को उठाना चाहिए। चौथा हमने बताया स्थापना तथा लेबलिंग करना, अर्थात मशीन को स्थापित करने के लिए हमें कुछ चीजें विशेष ध्यान रखनी पड़ती है कि मशीन का आकार या साइज कैसा है। दूसरी बात, मशीन जहां हमारी लग रही स्थापित हो रही वहां पर रोशनी का प्रबंध है कि नहीं, जहां पर ऑपरेटर खड़ा होगा वहां पे स्थान जगह है कि नहीं, ये सारी चीजों को ध्यान में रखकर उसकी स्थापना करी जाती है। इसके साथ साथ उसमें मशीनों की लेबलिंग कर ली जाती है कि मशीन हमारी टेपर ना हो, जिससे जॉब हमारे जो हैं वो भी टेपर बनेंगे, तो उसको लेबलिंग कर लिया जाता है। लेबलिंग करने के लिए हमने बताया कि स्प्लिट लेवल, ट्राई स्क्वायर है ना, और लेबलिंग की वे या स्क्रू आदि का प्रयोग करके मशीन को अच्छी तरह लेबल कर लिया जाता है, 0-0 मिला लिया जाता है। ठीक, इसके बाद इन चारों के अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मशीन का अलाइनमेंट। मशीन का अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो मशीन में लगी हुई सभी शाफ्टें जो हैं वह कल पुर्जों को परिशुद्धता में जोड़ने के लिए तथा एक सीध में लाने की विधि को क्या कहते हैं, मशीन का अलाइनमेंट कहते हैं। ठीक है ना, मशीन का अलाइनमेंट होना भी जरूरी है। ये सब चीजें चारों हो गई, इसके साथ साथ मशीन स्थापित कर रहे हैं तो हमें मशीन का अलाइनमेंट भी देखना आवश्यक है कि मशीन का अलाइनमेंट सही है कि नहीं है। तो मशीन का अलाइनमेंट क्या होता है, हमने बताया मशीन में लगी सभी शाफ्टों व कल पुर्जों को एक सीध में लाने के लिए व परिशुद्धता में लाने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे कहते हैं मशीन का अलाइनमेंट।
मशीन के अलाइनमेंट होने से क्या लाभ होते हैं हमें? देखिए, मशीन का अलाइनमेंट अगर सही है तो जॉब जो बनाएंगे वो परिशुद्धता में बनेंगे, उसकी फिनिश जो होगी वो उच्च कोट में होगी, और इसके अलावा हम भारी भारी कट भी उस पर आसानी से लगा सकते हैं अगर हमारा मशीन का अलाइनमेंट सही है। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट या इंस्टॉलेशन से संबंधित। अब इसी में पढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे मेंटेनेंस क्या होता है और मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है। तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया, और इसी सिस्टमैटिक तरीके से आप अगर किसी मशीन को स्थापित करेंगे तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और मशीन बिल्कुल एक्यूरेसी में कार्य को करेगी। अब मेंटेनेंस क्या होता है? मेंटेनेंस, ठीक, मेंटेनेंस, मशीन का मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, मशीनों में लगी मशीनों को अधिक परिशुद्धता में और मास प्रोडक्शन के लिए आवश्यक है कि हम मशीन का समय समय पर मेंटेनेंस करते रहें। अर्थात मशीन का अगर हम रख रखाव सही तरीके से करेंगे, मशीन को समय समय पर हम ऑयलिंग ग्रीसिंग आज करते रहेंगे, मशीन का मेंटेनेंस करते रहेंगे, तो क्या होगा? मशीन जो है हमारी अच्छी तरीके से चलेगी। और क्या होता है, कभी कभी मशीन को लगातार चलने से मशीन के पुर्जे घिस जाते हैं, तो इसलिए मशीन की मेंटेनेंस आवश्यक है। फिर से सुन लो, मेंटेनेंस होता क्या है? मशीनों से अधिक तथा परिशुद्ध उत्पादन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मशीनों का रख रखाव व मेंटेनेंस समय समय पर किया जाए, जिससे मशीन लगातार जब चलती रहती है तो उसके पुर्जे जो घिस जाते हैं तो वो घिसने से वो खराब हो जाते हैं, अर्थात मशीन खराब हो सकती है। तो इसके लिए समय समय पर मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है ना? तो ये हो गया हमारा मेंटेनेंस के बाद। अब हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस के लाभ क्या क्या है। मेंटेनेंस से लाभ, मेंटेनेंस से हमें लाभ क्या क्या है? देखिए, अगर हम समय समय पर मेंटेनेंस करते रहेंगे, मशीन का रख रखाव अच्छी तरीके से करेंगे, तो हमें उससे काफी बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे नंबर 1, पहला क्या है? मशीन से अगर हम मशीन का मेंटेनेंस प्रॉपर करते रहेंगे तो मशीन की जो जीवन काल है उसको हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात मशीन की लाइफ जो है वो मेंटेनेंस करने से बढ़ जाती है। जो मशीन हमारी मान लीजिए 10 साल चलनी होगी, तो अगर हम प्रॉपर उस पर ऑयलिंग ग्रीसिंग करते रहें, मशीन अगर खराब है, पुर्जे अगर बदलते रहें, तो मशीन की लाइफ जो है वो 15 वर्ष चलेगी, अर्थात मशीन की लाइफ मेंटेनेंस करने से बढ़ाई जा सकती है। दूसरा बड़ा लाभ क्या है? दूसरा लाभ ये है कि अगर मशीन की हम मेंटेनेंस प्रॉपर करते रहेंगे तो मशीन हल्की व स्मूथ चलेगी, अर्थात बिना आवाज के स्मूथ मशीन चलती रहेगी। तीसरा हमें लाभ क्या मिलेगा? तीसरा लाभ ये है कि वो मशीन जो है वो परिशुद्धता में कार्य करेगी, अर्थात उसके द्वारा जो भी जॉब बनाए जाएंगे वो एक्यूरेसी में जॉब बनेंगे। चौथा क्या है? अगर मशीन स्मूथ होगी, मशीन बिना आवाज के चलेगी, हल्की चलेगी, तो क्या होगा? जो हमारा पावर जो है वो कम खर्चा होगा, अर्थात हमें बिजली की बचत होगी, इससे भी हमारे पैसे बचेंगे। इसके अलावा और लास्ट लाभ ये है कि पार्ट्स कम घिसेंगे। अगर हम प्रॉपर मेंटेनेंस करते रहेंगे तो पार्ट्स कम घिसेंगे, अर्थात पार्ट्स भी खराब नहीं होंगे। तो ये मेंटेनेंस से हमें लाभ है, ठीक है ना? अब इसके बाद हम पढ़ते हैं मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस, देखिए मेंटेनेंस के प्रकार। मेंटेनेंस कितने प्रकार से? 2 प्रकार से किए जाते हैं। एक पहला होता है नियमित अनुरक्षण। नियमित अनुरक्षण माने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
सॉरी रूटीन, पहला है नियमित अनुरक्षण। रूटीन मेंटेनेंस है ना। अब नियमित अनुरक्षण या रूटीन मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, वर्कशॉप में एक ऐसा सिस्टम बना लेना चाहिए या एक ऐसी परिपाटी बना लेनी चाहिए कि जो भी ऑपरेटर मशीन को जब ऑपरेट करे तो सबसे पहले क्या करे, मशीन को अच्छी तरीके से क्लीन कर ले, कपड़े से मशीन को अच्छी तरीके से साफ करे। साफ करने के बाद मशीन पर ऑयलिंग कर ले, ऑयलिंग करने के बाद जहां जहां ग्रीसिंग करनी है वहां ग्रीसिंग आदि करने के पश्चात ही मशीन को वो ऑपरेट करे। और यदि चलती मशीन पर भी कोई कमी आ जाए तो सबसे पहले मशीन को रोककर उस पार्ट्स को चेक कर लेना चाहिए कि कहां कमी है। अगर जहां कमी उसको कमी को पूरा करें और अगर उसका पार्ट्स बदलना हो तो उसको बदल दे। तो ये हो गया नियमित अनुरक्षण या रूटीन मेंटेनेंस। क्या होता है फिर से समझ लो। रूटीन मेंटेनेंस उसको कहते हैं कि वर्कशॉप में एक ऐसी परिपाटी या एक ऐसा नियम या एक ऐसी सिस्टम बना लेना चाहिए कि जो भी ऑपरेटर मशीन पर जब कार्य करे तो सबसे पहले मशीन को अच्छी तरीके से कपड़े से पूरी मशीन को साफ करे, फिर उसके बाद मशीन की ऑयलिंग और ग्रीसिंग आदि करने के पश्चात ही उस मशीन को ऑपरेट करे। और मशीन अगर चलते समय भी यदि कोई कमी आ जाए तो सबसे पहले मशीन को रोककर उस कमी को दूर करे, उसके बाद ही मशीन पार्ट्स को चलावे। तो ये हो गया हमारा नियमित अनुरक्षण अर्थात रूटीन मेंटेनेंस। इसके बाद अब दूसरा आता है निरोधक अनुरक्षण, माने प्रिवेंटिव। ठीक है ना, निरोधक अनुरक्षण अर्थात प्रिवेंटिव। ठीक, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या निरोधक अनुरक्षण क्या होता है? तो देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी जो है अथवा उसके जो ठीक दशा में अगर वो नहीं चल रही है उसको ठीक दशा में रखने के लिए एक अलग प्रकार का एक डिपार्टमेंट बना लिया जाता है। निरोधक अनुरक्षण में क्या हमने बताया कि इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी को दूर करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना लिया जाता है और उस डिपार्टमेंट का नाम रखा जाता है क्या है? मिलराइट सेक्शन। ध्यान रखना, जो मेंटेनेंस का एक डिपार्टमेंट होता है उसको हम मिलराइट सेक्शन भी कहते हैं। और ये विभाग क्या करता है? नियमित रूप से प्रत्येक मशीन का समय समय पर चेक करता रहता है कि कब कौन सी मशीन को हमें, या एक चार्ट उसमें बना रखता है वो अपने डिपार्टमेंट के सामने एक चार्ट बना के रखता है कि हमारे यहाँ जैसे 20 मशीनें हैं तो कौन कौन सी मशीन कब किस समय उसका मेंटेनेंस होना है। ठीक है ना, तो जैसे 3 मशीन का इस तारीख को होना है, फिर 2 मशीन इस तारीख को, 4 मशीन इस तारीख को खोलेंगे। इस तरीके से वो एक सिस्टम, एक चार्ट बना रखते हैं जिससे वो प्रॉपर उस मशीन को खोलते हैं, मशीन में जो कमियां हैं उसको दूर करते हैं और उसके बाद उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग वगैरह करके उसको सही पोजीशन में ला देते हैं। यदि
अगर मशीन बीच में खराब हो गई तो ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर जाकर बीच में, मान लीजिए उसके पहले ही बीच में मशीन खराब हो गई, तो ऑपरेटर जो है वो मिललाइट सेक्शन में जाकर उसकी कंप्लेन करता है कि भैया ये मशीन हमारी खराब हो गई। तो वो उसके इंजीनियर्स जो होते हैं, इंजीनियर्स और या मेंटेनेंस वाले होते हैं, उस मशीन की कमी को दूर करते हैं। तो ये हो गया हमारा निरोधक अनुरक्षण। फिर से देख लो, निरोधक अनुरक्षण माने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये क्या होता है, इस प्रणाली के अंतर्गत मशीनों में आई खराबी अथवा उसको ठीक दशा में रखने के लिए एक सेक्शन बना रखा जाता है। उस सेक्शन का नाम जो है वो मिललाइट सेक्शन कहते हैं। यह विभाग जो है नियमित रूप से प्रत्येक मशीन का समय समय पर निरीक्षण करता रहता है और जो मशीन में कमी आती है उस कमी को ठीक करता है। यदि उसके अगर हमें पार्ट्स बदलना है तो वो पार्ट्स बदल देता है, अगर रिपेयरिंग से ही ठीक हो जाता है तो रिपेयरिंग करके उसको लगा देता है। इसके लिए क्या आपने बताया, एक चार्ट टाइप का वो बनाए रखता है और उस पे वो ये निश्चित करता है कि कब किस मशीन का मेंटेनेंस होना है। तो ये दो प्रकार से हमने बताए मेंटेनेंस के प्रकार, माने एक नियमित अनुरक्षण माने रूटीन मेंटेनेंस, और दूसरा हमने बताया निरोधक अनुरक्षण माने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ये हो गया मेंटेनेंस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं मशीन की ओवरहालिंग क्या होती है। देखिए ओवरहालिंग मशीन की क्या होती है, मशीनों को हल्की, स्मूथ या बिना आवाज की चलाने के लिए ये आवश्यक है कि किसी निश्चित अवधि के बाद मशीनों के सभी मुख्य पार्ट्स को खोलकर उसकी ओवरहालिंग कर ली जाए। ओवरहालिंग के लिए मशीनों के जो पार्ट्स को कैसे करते हैं, मशीनों के पार्ट्स को खोलकर मिट्टी के तेल या किसी अन्य पदार्थ में लगाकर और उसको धोकर साफ करके और फिर तेल वगैरह लगाकर असेंबल कर लिए जाते हैं, उसको ओवरहालिंग कहते हैं। ठीक है, ओवरहालिंग फिर से सुन लो, मशीन की ओवरहालिंग क्या होती है। मशीनों को ओवरहालिंग क्यों की जाती है, मशीनों को हल्की, स्मूथ या बिना आवाज की चलाने के लिए यह आवश्यक है कि किसी निश्चित अवधि के उपरांत मशीन के सभी मुख्य पार्ट्स को खोलकर ओवरहालिंग की जाए। ओवरहालिंग के लिए मशीन के पार्ट्स को मिट्टी के तेल, डीजल या किसी अन्य पदार्थ में धोकर साफ करके दोबारा फिट कर लिए जाते हैं। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाएं की जाती हैं। जैसे पहला क्या है, पहला आता है मशीन को खोलना। खोलना, मशीन को खोलना, सबसे पहले मशीन के पार्ट्स को खोला जाता है। तो देखिए मशीन को खोलने के लिए भी हमें कुछ बातें ध्यान रखकर ही खोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है लापरवाही बस मशीन के पार्ट्स तो लोग खोल देते हैं, उसके बाद जब असेंबल करना होता है तो वो असेंबल करने में उनको कठिनाई होती है कि ये पार्ट्स कहाँ का था, हमने खोल तो दिया, अब ये पार्ट्स कहाँ लगना है ये उनको जानकारी नहीं होती। तो मशीन को खोलने के पहले भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मशीन का कौन सा पार्ट्स कहाँ लगा हुआ है, उसको हम कहाँ से खोल रहे हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए। अगर उस पैनल में चार्ट बने हुए हैं तब तो ठीक है कि आप चार्ट को देखकर ही उसको खोल लें। अगर उस मशीन को, जिस पार्ट्स को हम खोल रहे हैं, मशीन को खोल रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार का चार्ट वगैरह नहीं बना है तो हमें उस पर अपनी मार्किंग या कुछ चिन्ह लगा लेने चाहिए। जैसे हम मान लीजिए किसी पार्ट्स को खोल रहे हैं, जिस स्थान से हम पार्ट्स को खोल रहे हैं तो उस स्थान पर हम मार्किंग कर लें, जैसे 1 नंबर डाल दिया, ठीक है, और उस पार्ट्स को खोला, उस पार्ट्स में भी 1 नंबर डाल दिया, ठीक, फिर उसको एक तसले में रख दिया। फिर दूसरा पार्ट खोला, उस स्थान पर जहां से खोला उसको 2 नंबर और उस पार्ट्स में भी 2 नंबर डाल दिया। तीसरा 3 नंबर। तो इस तरीके से जहां जहां से पार्ट्स खोल रहे हैं उस पर मार्किंग करते रहे, उस पार्ट्स पर भी वही सेम मार्किंग करते रहे, जिससे जब हम उसको लगावें तो हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना।
तो और दूसरी बात, एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि मशीन को जब पार्ट्स को खोलें तो जिस साइज का हमारा, जैसे मान लीजिए जिस साइज का नट है तो उसी साइज का ही स्पेनर उपयोग करें। अर्थात स्क्रू अगर हम खोल रहे हैं तो स्क्रू ड्राइवर का ही उपयोग करके उस मशीन के पार्ट्स को खोले। कभी कभी लोग लापरवाही करते हैं। हमने बताया कि जैसे मान लीजिए नेट 16 mm का नेट लगा है तो क्या कर देते हैं, अब उसके पास है 18 mm का, तो उन्होंने 2-3 mm की कोई पैकिंग लगा दी और उसको खोल दिया, क्योंकि ये गलत तरीका है। उससे क्या होगा, तुम्हारे नट का जो मत्था है वो खत्म हो जाता है और फिर तुम्हारा नट जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसके लिए जिस साइज का हमारा नट है उसी साइज का हमें स्पेनर लगाना चाहिए। अर्थात स्क्रू को खोलने के स्क्रू ड्राइवर या जो भी पार्ट्स हैं, जिस उचित टूल्स का प्रयोग करके ही जो आप उस पार्ट्स को खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमने ये बताया कि जैसे आइडेंटिटी वगैरह डालकर ही उसको खोलकर एक तसले में सारे पार्ट्स खोलकर रख देना चाहिए। फिर दूसरा, ये पार्ट्स हमने खोल दिए ओवरहालिंग में। ठीक, खोलने के बाद दूसरा क्या आता है, धोना एवं साफ करना। धोना एवं साफ करना। फिर क्या हुआ, खोल दिए हमने पार्ट, उसके बाद आपने एक तसले में रख दिया। अब क्या करते हैं, धोने के लिए उस तसले में मिट्टी का तेल या डीजल आदि को भर देते हैं। ठीक, फिर मिट्टी, तेल और डीजल को भर दिया और एक ब्रश लिया। ब्रश को हम लेकर उस पार्ट्स को अच्छी तरीके से साफ कर लेते हैं, क्योंकि काफी दिन से अगर वो पार्ट्स लगा हुआ है तो उसमें बहुत सारे मतलब कार्बन वगैरह आ गया है ना, या कोई गंदगी वगैरह आ गई, तो उसको अच्छी तरीके से ब्रश से एक एक पार्ट्स को निकालकर अच्छी तरीके से धो लें। धोकर सारे पार्ट्स को धोकर उसके बाद कपड़े से पोंछ कर दूसरे तसले में वो पार्ट्स रखते रहे। ठीक है, तो ये हो गया। सबसे पहले हम पार्ट्स को खोलें, कैसे खोले हमने सिस्टम बताया। दूसरा, खोलने के बाद उसको अच्छी तरीके से धोएं, धोकर कपड़े से साफ करके ही दूसरे तसले पे रख दें। इसके बाद तीसरा क्या होता है, तीसरा ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है कि उसका निरीक्षण करना। निरीक्षण करना। इसके बाद अब हमने पार्ट्स को धो लिया, धो करके साफ कर दिया। साफ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उस पार्ट्स का, प्रत्येक पार्ट्स का एक एक चीज को ध्यान में रखकर उसका अच्छी तरीके से निरीक्षण करें कि अगर हमारा कोई पार्ट्स अगर चटका है या क्रैक है और रिपेयरिंग करने लायक है तो उसको टूल रूम में उस पार्ट्स को भेजकर उसकी रिपेयरिंग करा लें। अगर यदि बदलने वाला है कि वो डैमेज हो चुका है, अब वो बनाया नहीं जा सकता है, तो उसको उसके बदले में नया पार्ट्स लगा लें। ठीक है ना। तो उसका एक एक पार्ट का निरीक्षण करके जो बदलने वाला है उसको बदल लें, नया लाने वाला है, अगर नया लगने वाला है तो उसको नए का इंतजाम कर लें। तो ये हो गया निरीक्षण करना। उसके बाद आता है तेल लगाना। तेल लगाना माने ऑयलिंग करना। फिर इसके बाद निरीक्षण हो गया। अब हमें क्या करना है, असेंबल करने के पहले प्रत्येक पार्ट्स को ये देख लेना है कि जिस ग्रेड का ऑयल उस पार्ट्स में लगना है, उस पार्ट्स पर उस ग्रेड का ऑयल लगाकर उसको रख लें। फिर लास्ट में क्या आता है, असेंबल करना, माने मशीन की असेंबली करना। मशीन असेंबली करने के लिए बहुत ही बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमने बताया या तो वो पहले सिस्टमैटिक तरीके से जहां से उसने पार्ट्स को निकाला है उस पार्ट्स पर मार्किंग करके अगर रखा हुआ है तो उस पार्ट्स को उससे मैचिंग कराते हुए उस पर असेंबल कर ले और उसको अच्छी तरीके से फिर जांच ले कि मशीन कोई पार्ट्स जो हमने असेंबल किया है ऐसा तो नहीं वो लूज है। यदि लूज है तो उसको दोबारा टाइट करके एक अच्छी तरीके से मशीन के सारे पार्ट्सों को असेंबल कर दे। उसके बाद मशीन को रनिंग पोजीशन में ले आए। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा कि मशीन का इंस्टॉलेशन अर्थात मशीन की स्थापना, और मशीन की स्थापना करने के बाद मशीन का मेंटेनेंस क्यों आवश्यक है, मेंटेनेंस के लिए
कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कितने प्रकार के होते हैं, इसके अलावा ओवरहॉलिंग क्या होती है, ओवरहॉलिंग कैसे की जाती है मशीनों की, ये सारी चीजें आज हमने विस्तार से पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास कल जो होगी उसके लिए नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ नई क्लास कल लेंगे। आज यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।